गुड मॉर्निंग मयंक, गुड मॉर्निंग बिटू, अनूप कुमार जी, गुड मॉर्निंग राधे राधे, बीना यादव, प्रज्ञा राय, प्रज्ञा राज, शिवानी, अर्पिता, निशु, मोहम्मद आबिद, सनी कुमार, अंशु झा, सभी को गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग बिटू, जसविंदर सिंह, सत श्री अकाल बेटा जी, गुलाब निषाद, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। ये क्या बात है, ये कैसे नहीं चलता है, इसको कौन से पेट में दर्द होता है इसके यार। चल जा भाई, चल जा, चल गया चल गया चल गया चल गया। गुड मॉर्निंग, जय हिंद बिट्टू, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर, जहां आप और हम मिलकर पॉलिटी की क्लासेस कर रहे हैं। मज़ेदार तरीके से राष्ट्रपति भैया को और उपराष्ट्रपति भैया को समझेंगे। और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बारिश वारिश हुई है भैया हमारे यहाँ नोएडा में, तो आनंदित मौसम है इस बार। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से, जैसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, है ना, आपके ज्योग्राफी वाले मास्टर जी ज़रूर बताएंगे आपको, झूले सर यानी अंकित चौधरी सर, उसकी वजह से इस साल भारत के, उत्तरी भारत के स्पेशली, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत ही प्रभावित रहता है, तो उसकी वजह से भारत में, उत्तर भारत में इस साल ठंड जो है वो हल्की हल्की बनी रहेगी। मतलब गर्मी कंपैरेटिवली वैसी नहीं रहेगी जितनी हम एक साल पहले देखा करते थे। ठीक है, आ जाओ तो क्लासेस शुरू करते हैं गुड्डा बढ़िया तरीके से। कल जो समझाया था उसमें आगे बताएंगे। विवाह का प्रस्ताव लेके चले थे आप आर्टिकल 52 पर, 52, और आपस में जब एक लड़के और लड़की ने बातचीत की तो सबसे पहले कहा मैं तुम्हारा पति और मैं तुम्हारी पत्नी होंगी, तो वो था आर्टिकल 52, 52। फिर उसके बाद कहा कि मेरे पास ये पावर होगी, तुम्हारे पास ये पावर होगी, तो कहा गया राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका की सारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव की सारी पावर किसके हाथ में होती हैं, प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं। आर्टिकल 53, 54 ये कहता है कि कौन कौन बारात में आएगा, तो 54 ने ये बताया था, 54 ने ये बताया था कौन कौन बारात में आएगा, यानी कि चुनाव में कौन भाग लेगा, चुनाव में कौन भाग लेगा, कौन भाग लेगा, है ना, कि कौन चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। तो वो हमने समझा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में विशेष तौर पर याद रखना कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लेकिन इनके इलेक्टेड मेंबर के कौन से व्यक्ति, निर्वाचित व्यक्ति। कैसे व्यक्ति बेटा जी, निर्वाचित व्यक्ति, निर्वाचित सांसद, यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड, कैसे इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड क्यों, जिन्हें लोगों ने चुन के भेजा हो, ऐसे नहीं, क्योंकि राज्यसभा में आप जानते हो 12 लोगों को प्रेसिडेंट साहब खुद नॉमिनेट करते हैं, तो जो लोगों को नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट साहब, वो तो प्रेसिडेंट साहब का ही नाम लेंगे, नहीं कहेंगे अरे बाबूजी इन्हें ही दे दो दोबारा से प्रेसिडेंटशिप, है ना, आ रही है बात समझ में। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित एमएलए, उनके भी इलेक्टेड एमएलए, निर्वाचित एमएलएज प्लस केवल 3 जगह हैं, कौन सी याद रखना, तो यहां लिखना 70वां संशोधन हुआ संविधान का, 70वां संशोधन हुआ संविधान का, कब हुआ, 1992 में। उसके बाद कहा गया कि दिल्ली प्लस पौंडीचेरी, दिल्ली प्लस पौंडीचेरी की विधानसभा, वहां पे भी विधानसभाएं हैं, इलेक्शन होते हैं वहां, विधानसभा के, दिल्ली प्लस पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड सांसद भी भाग लेंगे। इलेक्टेड सांसद, संसद के अंदर सांसद होते हैं यानी एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भी भाग लेंगे। और अब जब से जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बना है, तो याद रखना, ये नोट डाल के लिखने के लिए कहा था मैंने, कल भी बोला था और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिखा भी। फोन ही नीचे गिर गया, चलो, तो नोट डाल के लिखने के लिए कहा था, मुझे उम्मीद है आपने लिखा भी होगा। फिर JNK, जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर भी भाग लेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स भी, क्योंकि यहां विधानसभाएं हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा
कि बारात में कौन कौन आता है, आर्टिकल 54 किस बारे में बताता है? तो आर्टिकल 54 बताता है बारात में कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा, यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेगा। तो याद रखना, एक तो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर लेंगे, नॉमिनेटेड कोई नहीं लेगा। फिर जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके इलेक्टेड एमएलएज भी भाग लेंगे, ठीक है। फिर केवल 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें जो विधानसभाएं हैं वहां के सांसदों को अलाउड है, वहां के एमएलएस को अलाउ है कि वो राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में, इलेक्शन में भाग लें। तो वो कौन कौन सी हैं? एक है दिल्ली और पौंडीचेरी। दिल्ली और पौंडीचेरी को मौका कब मिला? तो याद रखना 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जब दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के इलेक्टेड सांसद को भाग लेने का मौका मिला कि अब से राष्ट्रपति जी यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये भी भाग लेंगे। जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर भी भाग लेंगे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी का जब इलेक्शन हुआ तब जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, जम्मू कश्मीर के सांसदों ने एमएलएज ने भाग नहीं लिया था। इस बार जो राष्ट्रपति जी चुन के आएंगे उसमें जरूर भाग लेगी जम्मू कश्मीर के कौन? एमएलएज। मेरी बात समझ गए? क्यों नहीं लिया था? क्योंकि तब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा बनी नहीं थी, यही कारण था कि जम्मू कश्मीर ने लिया नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो तभी कहा गया था कि यहाँ पे भी जैसे स्टेट्स के अंदर होती है ना विधानसभा, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी, चाहे बेशक केंद्र शासित प्रदेश है, या विधानसभा होगी, और जब होगी तो ये भी भाग लिया करेंगे इलेक्शन में। ठीक है साहब, यहां तक समझ में आया? फिर बात थी 55। ये तो हो गया था कि भैया बारात में कौन कौन आएगा, यानी चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, ये चीज क्लियर हो गई थी। अनइवन साउंड आ रहा है, बुलेट बाइक चल रहा है? नहीं बेटा, बेटा संडे की क्लास तो दिखा रहा होगा उसके अंदर, ऐसी बात नहीं है, सारी क्लासेस दिखा रहा होगा, ठीक है, सारी क्लासेस दिखा रहा होगा। एक बार देखो, सोना बाहर निकल के गुड्डा चेक करो बिट्टू, ऐसा नहीं हो सकता कि साउंड है। यहाँ तो अड़ोस पड़ोस में सुबह भी शांति रहती है, ऐसे बाइकें चलेंगी थोड़ी ना। नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही बेटा, मैंने पंखा सब बंद कर रखा है। अच्छा, मौलिक क्लास, मौलिक अधिकारों वाली क्लास नहीं दिख रही? चलो मैं देख के अपडेट करती हूँ, है ना, मैं देख के अपडेट करती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर डालूंगी तुम्हें, तो उसमें पिन कर दूंगी तो तुम्हें याद रहेगा। अच्छा बिट्टू, सही है आवाज़, ठीक है, वो मैं क्लास देखती हूँ, है ना, सुना कहाँ दिक्कत आ रही है वो, उसे मैं देखती हूँ गुड्डा। आ जाओ। तो 55 में आर्टिकल 55 ये तो हो गया भैया कि ब्याह में कौन कौन आ रहा है। अब बात है ब्याह हो कैसे रहा है, मतलब विवाह, मैरिज कैसे होगी। तो 55 ये बहुत ध्यान से सुनना, 55 कहता है इलेक्शन प्रोसेस क्या है। इलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी कि चुनाव की रीति क्या है, राष्ट्रपति जी कैसे चुने जाते हैं, चुनाव की रीति क्या है राष्ट्रपति जी के, यानी कि प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन का प्रोसेस क्या है बेटा जी। तो प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही जेन्युइन है। देखो मैंने आपको बताया था 4 तरीके होते हैं। आप अपने पापा से पूछ लेना, मम्मी से पूछ लेना कि द्रौपदी मुर्मू जी को जब चुना गया तो क्या उन्होंने भाग लिया था इलेक्शन में। वो कहेंगे जी नहीं, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि ऐसे कोई इलेक्शन है जिसमें हमें भाग लेना है। ठीक है साहब। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगी मैंने भी नहीं लिया था। इसका मतलब ये इलेक्शन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब आम जनता इसमें भाग नहीं लेती। तो फिर कौन चुन रहा है इन्हें, तो भैया बता दिया मैंने कौन चुन रहा है। हमने चुने हैं कौन, लोकसभा के मेंबर्स, हमने ही चुने हैं अपनी हर स्टेट के अंदर विधानसभा के एमएलए। ठीक है, तो हम उन्हें चुनते हैं और वो फिर प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरी बात समझ गए, यानी हम नहीं आते हैं। फिर कैसे होता है दूसरा तरीका, ये दूसरा नहीं, चारों तरीके मिक्स रहते हैं। गुप्त रीति यानी सीक्रेट वे में, सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है बेटा जी कि पता ही नहीं लगेगा कि किसने किसको वोट दिया, पता नहीं लगेगा कि किसने किसको वोट दिया। जैसे अभी अगर मैं आपसे कोई सर्वे कराऊं और मैं आपसे पूछूं या भैया जी से कहूं कि एक सर्वे करो और उसमें सर्वे में ये डालो कि आपके पसंदीदा टीचर्स में से कौन कौन कहाँ हैं, तो आप क्या कर रहे हो, अपने पसंदीदा टीचर्स को अपना, आपका नाम भी, आईडी भी शो होगी, आप उसको क्या दे रहे हो कि ठीक है रैंकिंग दो अपने पसंदीदा टीचर्स को।
राष्ट्रपति जी का चुनाव बिल्कुल ऐसे ही है कि आप ये देखो इस समय बैच में लाइव कौन कौन पढ़ा रहा है। मैं पढ़ा रही हूँ, अंकित भाई पढ़ा रहे हैं, ठीक है, नवीन सर पढ़ा रहे हैं, और कौन पढ़ा रहा है, साइंस में से आपके कोई टीचर पढ़ा रहे होंगे, दोनों में से कोई तो पढ़ा ही रहा होगा, भावना मैम और धर्मेंद्र सर में से कोई एक तो पढ़ा ही रहा होगा लाइव, और शायद दोनों ही पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। सोनवीर सर आपकी क्लासेस ले रहे हैं, और इंग्लिश वाले विपिन सर ले रहे हैं, राहुल तेतिया सर ले रहे हैं। अब आपके ये जितने भी टीचर हैं 5 6 7, आपसे कहा जाए कि भैया इनमें से आप है ना अपने 2-3 टीचर चुने, 3-4 टीचर चुन लो इनमें से, या 5 चुन लो, या 7 ही चुन लो, चलो कोई नहीं। और मैं आपसे ये कहूं कि गुड्डा अब आप हमें प्रेफरेंस दो। प्रेफरेंस का मतलब नंबर सबको देने, लेकिन हमें रैंकिंग दो कि तुम्हारी नजरों में कौन नंबर 1 पे आता है, कौन 2 पे आता है, कौन 3 पे आता है। तो हमारे नामों के आगे एक ऐसी एक्सेल शीट बना दूं मैं, ऐसी एक्सेल शीट बना दूं मैं, और ऐसे लिख दूं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, यहां मैंने लिख दिया नवीन सर, यहां मैंने लिख दिया अंकित चौधरी सर, झूले झूले कबूतर उड़ाओ, यहां मैंने लिख दिया गार्गी, यहां मैंने लिख दिया विपिन भाटी सर, ठीक है, आगे पीछे किसी को भी कर लो तुम, यहां मैंने लिख दिया सोनवीर सर, ठीक है। ये सबसे सीनियर मोस्ट टीचर है हमारे। अब ध्यान से सुनना है, गौर फरमाना है। अब मैं आपको कहूं बेटा हमें प्रेफरेंस नंबर दो। प्रेफरेंस नंबर का मतलब हमें रैंकिंग दो कि किसको तुम 1 पे रखते हो, किसको 2 पे रखते हो। तो तुमने क्या करा, तुमने रख दिया नवीन भाई को 1 पे, अंकित भाई को रख दिया 2 पे, मुझे दिया 3rd नंबर, 4था नंबर तुमने विपिन भाई को दिया, 5वां नंबर आपने सोनवीर सर को दे दिया। तो ऐसे तुमने हमें रैंकिंग दे दी, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक। अब जब तुम रैंकिंग दे रहे हो तो यहां तुम्हारी कोई आईडी शो ना हो, तभी इसे कहेंगे गुप्त रीति से, यानी सीक्रेट वे में तुम्हें नंबर, तुम हमें वो दे रहे हो, तो तुम्हारा जो मतदान है वो गुप्त रखा जाएगा, तुमने जो हमें वोट दिया वो गुप्त रखा जाएगा। अब देखो मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि यहां तुम्हें समझाना है मुझे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ध्यान से समझना, यहीं समझ जाओगे। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या मत पद्धति, जिसे आप बोलते हो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसका मतलब क्या है बेटा, अब हम 5 थे, सबने नाम दिया हमें, इसी तरीके से रैंकिंग में रखा, साक्षी ने रखा, शोभनाथ विश्वकर्मा ने रखा, समर्थ ने रखा, ठीक है, वो मैं समझती हूँ बेटा, वो बोलना पड़ता है तुम्हें, गार्गी मैम नंबर 1 पे, ठीक है। हाँ, सादानंद ने रखा, उसने अंकित भाई को नंबर 1 पे रखा है, विपिन सर को आगे रख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे भी रखना चाहो, सबका अपना चॉइस होगा, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा कि यहाँ सपोज करो अपने सादानंद ने ये रैंकिंग दी है, और अपने बालक ने, अभी समर्थ ने इसमें रैंकिंग थोड़ी अलग रखी है समर्थ के अकॉर्डिंग। समर्थ ने जो बैलेट पेपर उसको मिला, समर्थ ने नंबर 1 पे रखे अंकित भैया नंबर 1 पे रखे, गार्गी दीदी रख दी 2 पे, नवीन भाई रख दिए 3 पे, एक और बालक है उसने विपिन भाई रख दिए नंबर 1 पे। अब ऐसे करके तुमने हमें रैंकिंग दे दी, प्रेफरेंस दिया, रैंकिंग नहीं दी, मतलब एक तरीके से प्रेफरेंस दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, तुम सबने वोटिंग दे दी, सबके वोट आ गए हमारे पास। अब हम देखेंगे कितने लोगों ने नवीन सर को नंबर 1 पे रखा है। तो हमने सबके काउंट किया, हमने देखा कि भाई तकरीबन 30% बच्चों ने नवीन सर को नंबर 1 पे रखा है ना। फिर मैंने देखा, ये मेरे सामने आंकड़ा निकला, नवीन सर को 30 बच्चों ने मान लो। फिर मैंने देखा अंकित भाई को कितने लोगों ने रखा, तो मैंने देखा अंकित भाई को 28 लोगों ने रखा है नंबर 1 पे। फिर मैंने देखा गार्गी मैम को किसने रखा, तो मैंने देखा मुझे रखा केवल 20 बागड़ बिल्लों ने, 20 ने रखा। अब क्या है बेटा, ये मामला हो गया। फिर मैंने देखा यहाँ विपिन भाई को कितनों ने रखा, तो विपिन भाई के 10 बालक थे केवल। फिर मैंने देखा सोनवीर सर को किसने रखा, क्योंकि क्लास मेरी चल रही है ना तो मैं अपने तरीके से बताऊंगी, तो सोनवीर सर के भी 10 थे, ठीक है। अब क्या होगा, ये पहली बार की काउंटिंग हुई है, तो पहली बार की काउंटिंग में ये पता लगा कि इन 2 के बहुत कम हैं, तो जिनके सबसे कम आए होते हैं उनको हटाया जाएगा। अब इनके क्या वोट बर्बाद होंगे?
भाई इन लोगों ने जिन्होंने नंबर 1 पे विपिन सर को रखा, नंबर 1 पे सोनवीर सर को रखा, तो इनके क्या वोट बर्बाद हो जाएंगे इन एमएलएज और एमपीज के? बोले नहीं, इनको रेस से हटा दो, विपिन भाई को हटा दो, सोनवीर सर को हटा दो, लेकिन इन बच्चों ने जिन्होंने पहले नंबर पे विपिन सर को रखा था उनके दूसरे नंबर की प्रेफरेंस क्या थी? तो पता पड़ा इन 10 बच्चों में से, इन, मेरी बात समझ पा रहे हो ना, इन 10 बच्चों में से 6 बच्चों की प्रेफरेंस क्या थी? अंकित चौधरी सर थे, और 2 बच्चों की प्रेफरेंस नवीन भाई थे, और बचे हुए 2 बच्चों की प्रेफरेंस गार्गी मैम थी। तो इस तरीके से इनकी सेकंड नंबर की प्रेफरेंस काउंट की जाती है। ये हट जाएंगे भैया हमारे। ऐसे ही सोनवीर सर को भी हटा देंगे, फिर काउंटिंग होगी दोबारा से। अब किसके ज्यादा जा रहे हैं? देखो अब किसके ज्यादा जा रहे हैं, इनके ज्यादा जा रहे हैं, इनको जिता दो। इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। वोट किधर ट्रांसफर करने, वोट बेकार नहीं जाना, तुम्हें प्रेफरेंस देना है हमें, और सबको प्रेफरेंस देना होगा। ये नहीं है कि मैं नहीं, मेरा तो दिल नवीन भैया के लिए धड़कता है कि नहीं मैं तो कबूतर बन के अंकित चौधरी सर के संग ही उड़ूंगा, कि नहीं मैं तो गार्गी मैम का ही गुड्डा बनूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। 5 खड़े हुए हैं कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, तो 5 को क्या करना होगा बेटा जी? 5 को आपको हमें क्या देना होगा? प्रेफरेंस देना होगा, रैंकिंग देनी होगी। किसको नंबर 1 पे रखते हो, किसको 2 पे रखते हो, 3 पे, 4 पे, 5 पे रखते हो। फिर उसके बाद हम देखेंगे पहले राउंड की काउंटिंग में किसके सबसे कम आ रहे हैं, ठीक है। फिर जिनके सबसे कम आ रहे होंगे देखेंगे, या तो पहली बार में ही क्लियर हो जाए। अगर नवीन भाई पहली बार में जितने ओवरऑल बच्चों ने दिए थे उनमें से 50 बच्चों, जैसे सपोज करो 100 बच्चों ने दिए थे, तो 100 बच्चों में से 50 बच्चे प्लस 1, अगर 51 बच्चे पहली बार में ही नवीन भैया को दे देते, नवीन सर को दे देते, काम ही खत्म हो जाता। या अंकित भाई को दे देते, काम ही खत्म हो जाता। पहले ही राउंड में यही दोनों विजेता निकल जाते, लेकिन पहले राउंड में ऐसा हुआ नहीं। तो अब देखेंगे सबसे कम किसके आए। फिर हमने देखा कि विपिन भाई के और सोनवीर सर के सबसे कम थे, तो हमने कहा ठीक है इनको रेस से भगाते हैं दोनों को। अब भगा तो दोगे, लेकिन ये जो वोट डले हैं इनको, जिन्होंने इनको नंबर 1 पे रखा था, उनकी सेकंड प्रेफरेंस देखनी होगी। फिर हमने देखा उनमें से कितनों की सेकंड प्रेफरेंस नवीन भाई थे, कितनों की अंकित सर थे, कितनों की गार्गी थी। फिर हमने उधर बांट दिए, उनके वोट क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए। वोट बेकार नहीं होते। फिर उसके बाद गणना की इन तीनों में, फिर पता लगा ओ कबूतर बन के उड़ा दिए जाएंगे, ठीक है। फिर ये कहा जाता, इसे कहते हैं गुड्डा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब बताओ ये समझ में आई तुम्हें? बहुत आसान है। आधे से ज्यादा बालक लेकिन जाने नहीं है। वो क्या करता है, वो रट्टा मार लेता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे, बोले एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से, ठीक है। ये दिमाग में बैठा के बैठा हुआ है बस बालक, उसको पता ही नहीं है ये सिंगल ट्रांसफर कैसे हो रहा है वोट का, ठीक है। ठीक, कल वाला पीडीएफ राज्य के नीति निदेशक में चला गया है, नोट करूं कहीं पे। भैया जी को बोलना पड़ेगा, सोन भैया जी को, रुक जाओ जयवीर भैया, कल वाला पीडीएफ है ना, पीडीएफ डीपीएसपी में चला गया है, ठीक है मैं करवाती हूँ, है ना बेटा, आ जाओ। समझ गए? चाहे शाबाश। हाँ, अब ये तो हो गया इनडायरेक्टली, हम तो चुन ही नहीं रहे गुड्डा, गुप्त रीति से तुम्हारा नाम वाम भी नहीं आएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और फिर चौथा है, इसे ही बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जिसे कहते हो आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि एक एमएलए का वोट एक एमपी के वोट के कितने बराबर है, क्योंकि एमपी और एमएलए एमपीज जितने होंगे लोकसभा और राज्यसभा के, उससे कहीं ज्यादा क्या बैठ रहे होंगे, आपके एमएलएज बैठ रहे होंगे सब स्टेट्स के मिला के। तो ऐसी सिचुएशन में आपको उनके वोट की वैल्यू कहीं ना कहीं हद तक बराबर करनी होती है या एक लिमिट में रखनी होती है। उसके लिए एक तरीका अपनाया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। यही राज्यसभा में भी अपनाया जाता है कि एक
एक वोट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन में भी यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का तरीका अपनाया जाता है। इससे ज्यादा जानना नहीं है इस टॉपिक को, इससे ज्यादा नहीं जानना। ठीक है बेटा, अब आ जाओ 56। तो कहा गया 56 इंच का सीना कब तक फूलेगा। तो यानी कि कब तक फूलेगा, यानी कार्यकाल की बात हो रही है कि तुम्हारा कार्यकाल कब तक है। तो बेटा प्रेसिडेंट साहब का कार्यकाल कब तक रहता है। प्रेसिडेंट साहब का कार्यकाल होता है 5 ईयर। कब तक बेटा जी, 5 ईयर्स। तो क्या पहले भी इन्हें भगा सकते हैं। बोले हाँ जी बिल्कुल भगा सकते हैं। ये अपना इस्तीफा दे सकते हैं, रिजाइन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बिट्टू, ये खुद अपना इस्तीफा दे सकते हैं, रिजाइन दे सकते हैं। ये अपना रिजाइन किसको देंगे, तो ये देंगे अपना रिजाइन उपराष्ट्रपति को। किसको देंगे बेटा जी, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। कैसे, किसको देंगे बेटा, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति साहब इसकी सूचना किसको देंगे, तो याद रखना लोकसभा स्पीकर को सूचना देंगे। लोकसभा स्पीकर को सूचना देंगे। लोकसभा स्पीकर को क्या देंगे, सूचना देंगे कि भैया ऐसे ऐसे राष्ट्रपति साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने मुझे क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो क्या 5 साल के ज्यादा भी कर सकते हैं, बोले बिल्कुल कर सकते हैं, जब तक इनका उत्तराधिकारी, जब तक इनका उत्तराधिकारी यानी इनके बाद जो आना है उसका चुनाव नहीं होता। जब तक इनके उत्तराधिकारी का इलेक्शन या चुनाव नहीं होता तब तक पद पर रहेंगे। चुनाव नहीं होता तब तक कहां रहेंगे, तब तक पद पर रहेंगे। कोई दिक्कत बेटा, तब तक पद पर रहेंगे। ठीक, और पहले छोड़ के जाना चाहते हैं तो चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। कोई दिक्कत बेटा, ठीक, क्लियर हो गया। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है 57। तो 57 कहता है कितनी बार, कितनी बार। तो बेटा देखो अमेरिका का प्रेसिडेंट केवल 2 बार, अमेरिका का प्रेसिडेंट केवल कितनी बार चुन सकता है अपने आप को, बिल्कुल। उसके साथ एक दिक्कत है, इसके साथ में एक दिक्कत है अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ कि वो केवल 2 बार चुन सकते हैं। बराक ओबामा को बहुत पसंद किया जाता था, बराक ओबामा को बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन वो केवल 2 बार बन सके। भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति, कितनी भी बार निर्वाचित हो सकते हैं राष्ट्रपति जी, कितनी भी बार, कितनी भी बार, कितनी भी बार निर्वाचित हो सकते हैं, मतलब कईयों बार वो इलेक्टेड हो सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं, मतलब कितनी भी बार चुनकर आ सकते हैं। फिर मैंने बात की थी 58 की। 58 क्या बताते हैं, योग्यताएं, कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है। तो देखो योग्यताएं क्या है बेटा, योग्यताएं देखने में लगती हैं कि बड़ी आसान है। आपकी एलिजिबिलिटीज क्या हैं, आपकी एलिजिबिलिटीज क्या हैं, एलिजिबिलिटीज, आपकी एलिजिबिलिटीज क्या हैं। तो बेटा आपकी एलिजिबिलिटी राष्ट्रपति बनने के लिए पहली है भारत का नागरिक होना, भारत का क्या होना, सिटीजन होना। आपको भारत का सिटीजन होना होगा। दूसरी क्या है बेटा, आप भारत के सिटीजन हो, आपकी एज, एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरी बात क्या है कि आप लोकसभा के मेंबर चुने जाने की योग्यता रखते हो, यानी इतनी पॉपुलैरिटी हो, लोकसभा का मेंबर, लोकसभा का एमपी चुने जाने की योग्यता, चुने जाने की योग्यता। तो इसका मतलब अगर ये सारी योग्यताएं मुझ में हैं, ठीक है, तो मैं प्रेसिडेंट बन सकती हूं, बिल्कुल बन सकती हूं, मैं भी राष्ट्रपति बन सकती हूं। और 35 साल के जब हो जाओ आप, तो आप भी राष्ट्रपति बन सकते हो। लेकिन गुड्डा यहां एक पेच है। पेच क्या है कि इलेक्शन में खड़े होने के लिए, या नोट करना, प्रस्तावक, मेरे नाम के 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 एमपीज ने, 50 सांसदों ने मेरे नाम का प्रस्ताव दिया होना चाहिए, मेरे नाम का प्रपोजल दिया होना चाहिए कि इस बार गार्गी मैम को हम खड़ा कर रहे हैं इलेक्शन में। और 50 प्रस्तावकों के बाद बेटा जी 50 ही अनुमोदक होने चाहिए, अनुमोदक यानी एक्सेप्टर, एक्सेप्टर्स होने चाहिए, जो 50 हों, जो संसद में मेरे नाम को एक्सेप्ट कर दें कि हाँ बढ़िया लड़की है, बढ़िया टीचर है, इसको राष्ट्रपति बनवा सकते हैं। यानी कि देखो मेरे अंदर सारी योग्यताएं थी, मैं भारत की नागरिक हूं, मैं 35 साल की हो गई,
मैं कह रही हूँ, अभी ऐसा नहीं 35 साल की होगी, मतलब मैं 35 साल क्रॉस कर जाऊं और फिर मेरे अंदर ये भी हो कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने की मेरे अंदर योग्यता हो। लेकिन बेटा जी 50 ऐसे एमपी होने चाहिए जो मेरे नाम का प्रस्ताव दें, और 50 ही ऐसे एमपी होने चाहिए जो मेरे नाम का अनुमोदन करें। अब विकास दिव्य कीर्ति सर को जानते हो, सब बढ़िया तरीके से जानते होगे। विकास दिव्य कीर्ति सर के अंदर ये सारी योग्यताएं हैं। वो किसी भी जगह से खड़े हो जाएं, लोकसभा का एमपी चुने जाने की पूरी योग्यता रखते हैं। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और मुझे लगता है उनके स्टूडेंट्स ही उनको जिता देंगे जो उस क्षेत्र में रहते हैं। और पढ़े लिखे व्यक्ति और इतने विद्वान व्यक्ति अगर एग्जाम के लिए मतलब इस तरीके के इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं तो बड़े गर्व की बात है। तो व्यक्ति अपने आप ही आगे बढ़ के जिता दे लोकसभा के, अगर किसी इलेक्शन में वो खड़े हों तो किसी भी एरिया से वो जीत सकते हैं, तो इतनी वो योग्यता रखते हैं। लेकिन बात पता है क्या है, बात यह है 50 एमपी उनके नाम का प्रपोजल दें, कहां, संसद में, और 50 ही एमपी उनके नाम को एक्सेप्ट करें कि हाँ जी ये व्यक्ति कहां प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बेस्ट कैंडिडेट है। ठीक, जब 50 प्रस्तावकों ने उनका नाम दिया, फिर 50 लोगों ने ही, एमपीज ने उनके नाम का अनुमोदन किया, उनके नाम को एक्सेप्ट किया, कहा कि बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद ये 1500 रुपए, बेटा जी कितने, 1500 रुपए कहां, आरबीआई में जमा कराएंगे। कहां, आरबीआई में क्या कराएंगे, जमा करवाएंगे। क्या करवाएंगे, आरबीआई में जमा करवाएंगे। कैसे जमा करवाएंगे, एज अ सिक्योरिटी एक्सचेंज, एज अ सिक्योरिटी, बताती हूं अभी, एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसे बोलते हो ना जमानत, जमानत राशि, जमानत राशि के रूप में इतना पैसा जमा कराना है। जमानत राशि के रूप में इतना पैसा जमा कराना, ये 1500 नहीं 15,000 होता है। ऐसे तो हर कोई खड़ा हो जाएगा, फिर 1500 रुपए देके तुम भी खड़े हो जाओगे। ठीक है, आ रही बात समझ में, हाँ 15,000, गलती से 1500 बोल दिया और लिख भी 1500 ही दिया था। 15,000 रुपए आरबीआई में जमा करवाएंगे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि इलेक्शन का खर्चा भी होता है, तो इसे आप बोलते हो जमानत राशि। अगर मेरे जैसे विपिन भाटी सर और सोनवीर सर के बहुत सबसे कम नंबर थे, एक लिमिटेड जितना नंबर होना चाहिए वोटिंग का उससे भी कम था, तो इन दोनों के 15-15 हजार रुपए आरबीआई में ही जब्त हो जाएंगे। इसे बोलते हैं जमानत जब्त होना। सुना है कई बार कि अरे यार मैं तो ऐसा हारा, जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो जाए और उसको 1/6 वोट भी न मिले, मतलब कहा जाता है कि जितने भी वोट गिर रहे हैं उस पूरे एरिया में, तो उन वैलिड वोट्स का 1/6 वोट कम से कम आपको मिलना चाहिए। यानी 6 वोट अगर गिरे केवल ओवरऑल उस एरिया में, तो 1 वोट तो आपको मिले। अगर उतना भी नहीं मिल रहा तो कहते हैं जमानत जब्त हो गई। यानी जो पैसा हर इलेक्शन में जो खड़ा होता है उसको कुछ पैसा आरबीआई में जमा कराना होता है, तो वो जमानत जब्त हो जाती है। इतने बुरे तरीके से हारना, तो वो जमानत जब्त हो जाना यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाना। आगे बात समझ में आ रही है सर? आगे ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। हाँ तो जितेंद्र तुम उसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व कर लो, क्या दिक्कत है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, आ जाओ, क्लियर हुआ? आ जाओ, अब हम बात करते हैं, रुक जाओ, हाँ 58 हो गया। अब बात करते हैं बेटा जी 59 की। 59 पे आती हैं शर्तें, यानी टर्म्स आते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या टर्म्स हैं? तो राष्ट्रपति बनने के लिए बेटा पहला टर्म ये है कि आप किसी लाभ के पद पर न हो, मतलब आपको कोई बेनिफिट ऑफिस न मिला हुआ हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आप जब तक राष्ट्रपति रहोगे कार्यकाल के दौरान आपके वेतन व भत्ते में, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते में कटौती नहीं। राष्ट्रपति के वेतन यानी कि सैलरी व भत्ते यानी अलाउंस में, भत्ते में कटौती नहीं होगी, मतलब उस दौरान कटौती नहीं होगी। ये शर्तें हैं, ये याद रखनी है। दूसरा, आप लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो का मतलब होता है मतलब कहीं और से पैसा न मिल रहा हो। अगर आप राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के ही मेंबर थे,
और ऐसे में आपको लोकसभा से भी पैसा मिल रहा है सांसद होने के नाते, एमपी होने के नाते, तो आप वहां से भी पैसा ले रहे हो और यहां राष्ट्रपति बन के पैसा नहीं ले सकते हो। आपको क्या करना होगा, जिस दिन आप फॉर्म भरोगे, राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई करोगे, उसी दिन आपको लोकसभा की अपनी मेंबरशिप को छोड़ना होगा, ठीक है ना, किसी लाभ के पद पर न हो, ये बात विशेष तौर पर याद रखनी है, किसी लाभ के पद पर न हो, ठीक है। 60 क्या बताता है, 60 बताता है शपथ, 60 क्या बताता है, शपथ बताता है, ओथ। और आपको ये बात याद रखनी है कि प्रेसिडेंट साहब को ओथ कौन दिलाते हैं, सीजेआई। कौन दिलाते हैं ओथ, सीजेआई दिलाते हैं। कौन, सीजेआई दिलाता है, सीजेआई दिलाता है। और अगर सीजेआई नहीं है तो फिर, सीजेआई नहीं है तो फिर कौन दिलाएगा, उसकी एब्सेंस में, उसकी एब्सेंस में सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जज, उसकी एब्सेंस में सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज यानी वरिष्ठतम अधिकारी, सीनियर मोस्ट जज यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलवाएगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? हाँ, जोली कह रही है अगर 1/6 मिल जाए तो जमानत वापस मिलती है, बिल्कुल मिलती है गुड्डा, बिल्कुल वापस मिलती है। हम जब लोकसभा के इलेक्शन पढ़ रहे होंगे वहां पे भी मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास ओवरऑल वैलिड वोट का 1/6 हमेशा होना चाहिए अगर आप इलेक्शन में खड़े होते हो, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये बात विशेष तौर पर याद रखनी है, ठीक। आ जाओ, ठीक है, ये मैं अलग से बता दूंगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है गुड्डा कि लाभ के पद पर किस किस को काउंट नहीं करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, एक बार ये अभी आगे हमारे पास बहुत जगह आएगा कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो वहां मैं लिखा दूंगी कि किस किस को लाभ के पद पर काउंट नहीं करते हैं, तो वो एक जगह लिख जाएगा तो आपके यहाँ पे खुपड़िया में बैठ जाए। 1/5 मिलेगा तो बेटा यार मतलब मामला गया, 1/5 नहीं 1/6 होना चाहिए। जैसे सपोज करो किसी एरिया में गुड्डा 100 वोट डले, तो 100 का 1/6 कितना होगा, सोना काटो, 2 से काटो 50 बार, 2 से काटो 3 बार, अब 50/3 काट लो कुल मिला के, यानी 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 50 बार, मतलब तब तक 50 ना आ जाए, तो 3 एकम 3, ठीक है, कितने बच गए, 20 बच गए ना। हाँ, तो फिर बोलो 3 एकम 3, 1 3 2 6 3 3 9 4 12 5 15 6 3 18, ठीक है, 6 3 18, तो तकरीबन 16 पॉइंट समथिंग यानी कि 17 के करीब वोट मिलने चाहिए। अगर इससे भी कम मिले तो खप जाएगा, तुम्हारा पैसा चला जाएगा, बचुआ, फिर न पैसा तुमको वापस मिल रहा, फिर तो खा जाएं। सीजेआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन बेटा जी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और कहाँ होता है वो, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, मेन जज, उसे कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अभी बताती हूँ, ठीक है, अभी बताती हूँ। हाँ हाँ, इतनी अच्छी मैथ नहीं आती, हम तो ऐसे ही काटें बेटा, ठीक है। आ जाओ, अब बात आती है, एक बालक पूछ रहा है सैलरी कितनी मिलती है, तो यहीं लिख लो सैलरी मिलती है 5 लाख। सैलरी कितनी मिलती है, 5 लाख सैलरी मिलती है। कितनी सैलरी मिलती है, 5 लाख सैलरी मिलती है। इसमें कोई कटौती नहीं होती, कोई टैक्स नहीं कटता, वेतन भत्ते मिलते हैं, बहुत सारे फायदे मिलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, क्लियर? हाँ, अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50 लोग ही प्रपोज करें और 50 लोग ही इस बात को संसद से अनुमोदन करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ो, अब सुनो सोना, अब कहानी यहां से समझो 61 से जो तुम्हें बतानी थी। ये तो तुम्हारा वो मामला था जिसे कल हमने शॉर्ट में जमीन बनाई थी। अब हम समझेंगे आर्टिकल 61। अब भैया तुमने राष्ट्रपति जी को शपथ दिलवा दी, ओथ दिलवा दी, उनने कह दिया मैं संविधान का पूरा ध्यान रखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब बेटा तुम्हारा मूड खराब है, राष्ट्रपति जी काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें फेंकेंगे कैसे जगह से? उन पर महाभियोग, अभियोग का मतलब होता है केस चलाना, और महाभियोग का मतलब बड़ा केस चलाएंगे इनके खिलाफ। इम्पीचमेंट बोलते हैं, प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस लाई जाएगी, वो है आर्टिकल 61।
क्यों लाओगे आप? प्रेसिडेंट साहब को हटाना क्यों चाहते हो? वो तब लाओगे, उसका केवल एक ही बेस होगा, एक ही आधार होगा कि जब संसद ये कहे कि इन्होंने, यानी किन्ने, राष्ट्रपति भैया ने संविधान का अतिक्रमण किया है, यानी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है। संविधान का अतिक्रमण यानी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन, संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान के अगेंस्ट जाके काम किया है। मेरी बात समझ रहे हो? आर्टिकल 61 कहता है राष्ट्रपति भैया को समय से पहले हटाना। राष्ट्रपति भैया को समय से पहले हटाना है यानी इंपीचमेंट लाना, उनके खिलाफ महाभियोग लाना, उनके खिलाफ आपके बढ़िया तरीके से केस चलाना। अब बेटा मजाक थोड़ी ना है कि कह दे ए राष्ट्रपति भैया बढ़िया ना लग रहे तुम, हमको हट जाओ। या कोई ये कह दे कि द्रौपदी मुर्मू जी से ये कह दे कि नहीं वो समझ में नहीं आ रहा हमें आपका काम का तरीका, आप मतलब जाओ, लेडीज के अंडर हमें काम करने में मजा नहीं आता। तो इस बेसिस पे थोड़ी ना मुंह चला सकता है कोई एमपी, मार पड़ेगी बहुत ज्यादा। ठीक, तो क्या आधार क्या होगा, क्यों राष्ट्रपति जी को हटाना है एक बार चुनाव हो जाने के बाद समय से पहले? तो कारण एक ही है कि अगर ये साबित किया जाए, आधार क्या रहेगा कि उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके काम किया। मेरी बात समझ गए ना? ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति भैया को पहले या दीदी को 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी कि देखो जी आपके खिलाफ हम ऐसे ऐसे इंपीचमेंट लाएंगे। 14 days earlier you have to inform to the president कि we are planning the impeachment against you, we are proposing the impeachment against you। हम आपके खिलाफ क्या कर रहे हैं? प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। किसका बेटा जी? आपके खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं इंपीचमेंट का, महाभियोग का। पहले उनको भी, दीदी को, भैया को, राष्ट्रपति जी भैया को, दीदी को 14 days पहले बताना है अपन को। ठीक है साहब, बता दिया। अब ये प्रस्ताव लाया कहां जाएगा? ये प्रपोजल कहां आया जाएगा? ये प्रपोजल कहां लाया जाएगा? कहीं भी लाया जा सकता है। लोकसभा में ले आओ पहले या राज्यसभा में ले आओ, कहीं भी लेके आ सकते हो। लेकिन याद रखना कि इस प्रपोजल पर कितने, उस संसद के सदन के, अगर लोकसभा में लेकर आए तो लोकसभा में कितने लोग हैं? 545 लोग हैं। तो 545 लोगों के सिग्नेचर चाहिए। 545 में से 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर चाहिए एज उस प्रपोजल पर, तब वो बात आगे बढ़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो? पहले तो 14 days पहले उनको सूचना देनी है, फिर लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी ला सकते हैं। जहां पर भी ला रहे हो तो उस हाउस के, चाहे वो लोकसभा है या राज्यसभा है, उस हाउस के जो एमपीज हैं, जितने भी एमपी हैं, उनमें से कम 1/4 के उस प्रपोजल पर क्या होने चाहिए? सिग्नेचर होने चाहिए, सिग्नेचर। फिर उसके बाद इसका मतलब ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि इतने लोगों ने सिग्नेचर कर दिए, यानी इतने लोग 1/4 लोग मानते हैं कि राष्ट्रपति भैया जी में या दीदी में कुछ गड़बड़ी है। फिर चलती है कार्यवाही। अब कार्यवाही चलेगी तो कैसे चलेगी बेटा? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है गुड्डा जी? तो प्रोसेस है, जहां पर भी पहले प्रपोजल लाया गया वहां पे ये प्रस्ताव पारित हो गया था, अब वहां पर ही कहा जाएगा कि ठीक है अब होगी वोटिंग। अब वोटिंग होगी तो उस सदन में सपोज करो जैसे पहले लोकसभा में लाया गया था, तो लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं उतने मेंबर्स में से 2/3 सदस्य जो हैं वो उसको अगर पारित कर देते हैं, पास कर देते हैं कि हाँ जी हमें भी लगता है कि राष्ट्रपति जी ने गड़बड़ी की है। कितने? 2/3 अगर इस बात पे सहमत हो जाते हैं, उस प्रपोजल को पास कर देते हैं, उस प्रपोजल पर सहमति दे देते हैं, तो फिर वो चला जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में भी 2/3 अगर मेंबर्स, एमपीज उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वोटिंग देके हामी कर देते हैं, तो फिर राष्ट्रपति भैया जी को या दीदी को क्या करना पड़ेगा? अपना प्लेस छोड़ना पड़ेगा। आज तक भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है। आज तक भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, एक बात और पूछ रहे हैं। अब ये बताओ, एक मेरा बागड़ बिल्ला पूछ रहा है कि ये प्रोसेस कहां से ली गई है। तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज। अब मुझे बताओ, आर्टिकल 61 में जो प्रेसिडेंट साहब को हटाने की या प्रेसिडेंट दीदी को हटाने की जो प्रोसेस लाई गई है वो कहां से लाई गई है? तो लिखेंगे ये प्रोसेस कहां से ली गई है बिट्टू? यूएसए से ली गई है।
कहां से? यूएसए से ली गई है, ये बात याद रखना, ठीक है। मेरी बात फिर से समझो, कहां से ली गई है? यूएसए से। एक बार हिंदी में भी बोल देती हूँ, एक बार इंग्लिश में भी बोल देती हूँ, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों तो बहुत अच्छा होता। हाँ बिट्टू, आज सौमित्र दिक्कत ये हो गई, पता नहीं क्यों भैया ने ना इंग्लिश वाला पोर्शन टाइप ही नहीं किया, और मैं ये टाइप ही इसलिए कराती हूँ ताकि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं ना उनको कंटेंट मिल जाए, क्योंकि वो फिर क्या करते हैं, आप लोग को फिर मैं जो बोलती हूँ उसको इंग्लिश में हैंड टू हैंड नोट करना पड़ता है। तो आज दिया नहीं है, मैं अभी करवा के जो पीडीएफ लगवाऊंगी, कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं उस पीडीएफ के अंदर जो कंटेंट लगवाऊं वो इंग्लिश वाला भी लगवाऊं, ठीक है ना, ऐसे टेंशन नहीं लेना, ठीक है बेटा। आ जाओ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या है 61 इम्पीचमेंट प्रोसेस, यानी राष्ट्रपति भैया को हटाना। दोनों लैंग्वेज में समझा रही हूँ, सरल भाषा में। बेस क्या होगा, किस बेसिस पे हटाओगे भाई? सिंपल ये बात है, अगर आप ये एलिगेशन लगाते हो कि राष्ट्रपति ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने क्या किया, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन किया है, क्या करना होगा? पहले 14 डेज अर्लियर उनको इन्फॉर्म करना होगा। फिर क्या करा जाएगा? प्रपोजल लाया जाएगा। प्रपोजल कहाँ लाया जाता है बेटा? लोकसभा या राज्यसभा, वेयर एवर यू फील फ्री, कहीं पे भी ला सकते हो। बस जहां पे भी आप प्रपोजल लेके आ रहे हो उस हाउस के 1/4 मेंबर के सिग्नेचर चाहिए, तब वो प्रपोजल कहाँ आएगा? तब वो प्रपोजल रखा जाएगा किस पर? आपके उस लोकसभा या राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा, यानी फ्लोर पर रखा जाएगा। इसका मतलब अब उस पर होगी वोटिंग। पहले तो उस पर 1/4 लोगों के सिग्नेचर चाहिए ताकि वो वोटिंग के लिए आगे पहुंचे। फिर कैसे कार्यवाही चलती है, प्रोसेस चलती है। अब क्या है, जिस भी हाउस में प्रपोजल लाया गया था पहले, चाहे वो राज्यसभा में या चाहे लोकसभा में, वहां जितने भी एमपी हैं उन टोटल एमपीज में से 2/3, इसे बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। मेरे साथ बोलो, 2/3 का मतलब स्पेशल मेजॉरिटी। 2/3 का मतलब होता है कि अगर हम 3 लोग हैं तो 3 में से 2 लोग हमारी एक बात पे राजी हो जाएं, 3 में से 2 लोग एक बात पे राजी हो जाएं, इसे बोलते हैं 2/3 की मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। तो 2/3 की मेजॉरिटी से अगर उस पर वोटिंग हो जाती है और वो एक्सेप्ट हो जाता है, 2/3 मेंबर उस हाउस के उस बात पे, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पर वोट दे देते हैं, उसको गो थ्रू कर देते हैं कि हाँ जी बिल्कुल सही बात है, तो फिर वो जाएगा दूसरे हाउस में। जैसे सपोज करो लोकसभा से चला गया था, 2/3 से पास हो गया, अब राज्यसभा में भी फिर से वोटिंग होगी उस पर, उसमें 2/3 मेंबर्स वहां पे भी अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, वोटिंग में पास हो जाता है, तो फिर इसका मतलब है अब राष्ट्रपति भैया जी या दीदी आप अपने प्लेस को छोड़ दीजिए। मेरी बात समझ गए? उनको फिर उस जगह से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, ठीक है। आज तक कभी भारत में राष्ट्रपति भैया के साथ में या दीदी के साथ ऐसा नहीं हुआ। आर्टिकल 62 क्या कहता है बेटा? तो आर्टिकल 62 ये कहता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव। अब सपोज करो, देखो ध्यान से समझना इस बात को जो मैं समझाना चाहती हूं। इलेक्शन शुड बी विद इन 6 months इफ द प्लेस इज वेकेंट। अब आप कहोगे गाड़ी में ऐसी बातें करती हो आप, राष्ट्रपति का पद खाली ही नहीं होता कभी भी। कभी भी एक नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना, कभी भी राज अंतराल नहीं लाया जा सकता, कभी भी राज अंतराल नहीं लाया जा सकता, नहीं होगा। राज अंतराल नहीं होगा, इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है बेटा जी कभी भी प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली नहीं होगी। अब आप कहोगे बस हद कर दे रही हो यार गार्गी मैम, आप एक तरफ कह रही हो प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली नहीं होगी, दूसरी तरफ आप ये कह रही हो कि अगर प्रेसिडेंट का जगह खाली है तो 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव करने। अब मेरी बात समझो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। तुम्हें तुम्हारी एज के हिसाब से समझाऊंगी, तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज के हिसाब से समझाऊंगी। तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड था, बहुत बढ़िया, एकदम बचपन से चड्डी बड्डी, ठीक है, या बेस्ट सहेली थी। अब क्या हुआ, अब वो चली गई पढ़ने के लिए यूएसए, ठीक, वो दोस्त चला गया, वो सहेली चली गई यूएसए। तुम्हें आदत थी कि तुम रोज उसके घर जाते थे, उससे बात करते थे, 1 घंटा शाम में बैठा करते थे दोनों। अब वो जगह जो खाली हुई है तुम्हारे उसमें, तो राज अंतराल थोड़ी ना लेके आओगे आप, यहाँ पर राज अंतराल थोड़ी ना लेके आओगे अपने जीवन में।
आप इतना बड़ा लॉन्ग टर्म इंटरवल थोड़ी ना लेकर आओगे। आप क्या करोगे, नया मित्र बनाओगे, या नंबर 2 पे जो आपका थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक फ्रेंड था, अब आप उसको उस जगह पर लेकर आओगे कि आजा तेरे संग समय बिताया करूंगा। हम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऐसे ही कभी भी प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली नहीं छोड़नी। सपोज करो प्रेसिडेंट साहब हो गए भगवान जी को प्यारे, अपने टेन्योर में, कार्यकाल में, अब समय तो मिला नहीं बेटा, चुनाव हो, अब क्या करा जाए? तो मैंने आपको बता दिया है, ये ऑफिशियल इंटरवल कभी नहीं आएगा, राज अंतराल कभी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, वो जो दूसरे नंबर का तुम्हारा मित्र था उसको तुम अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते ना, उसके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करते हो। तो ऐसे ही जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो काम करेंगे किसके रूप में, एज अ प्रेसिडेंट। कब तक काम करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, जब तक कि नए प्रेसिडेंट की पोस्ट पर एज अ प्रेसिडेंट आने के लिए किसी के इलेक्शन नहीं हो जाते। मेरी बात समझ गए, मेरी बात समझ गए? ठीक है। अच्छा, जैसे धर्मेंद्र ने बड़ी बात, मजेदार बात कही, इसको देखो, ये बताते। धर्मेंद्र कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड इलाहाबाद चली गई, दीदी मैं क्या करूं? तो बेटा ये समझ ले, तेरी गर्लफ्रेंड चली गई, आर्टिकल 62, तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़कर चली गई, इलाहाबाद चली गई या कहीं पे भी चली गई, अब तेरे जीवन में राज अंतराल है। तो राज अंतराल तो लाएगा नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें भी तो कोई ना कोई चाहिए जिसे तुम अपना दिल का दुखड़ा सुना सको, जिसके कंधे पर तुम सोना बाबू छोना बाबू कर सको। तो तुम क्या करोगे, तुम किसी जो सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी पे होगी, जानती हूं मैं तुम्हें होगी, कहीं ना कहीं झूठ बोलेगा तो बहुत पिटाई लगाऊंगी, उसे पकड़ के ले आओगे उस जगह पे। तो यही वाला मामला है कि जगह खाली नहीं छोड़नी है, जगह खाली नहीं छोड़नी जब तक कि नए इलेक्शन नहीं हो जाते उसी पोस्ट के लिए। तो क्या करो, तब तक आप ऑफिशिएटिंग रूप में आप किसको काम करा दोगे, उपराष्ट्रपति जी को काम करा दोगे। इसे बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना। क्या कहते हैं, यहां लिख लेना, उपराष्ट्रपति जी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं ना। नोट डालो, नोट में राजअंतराल नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर यहीं लिख लो, अगर राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, राष्ट्रपति जी की डेथ हो जाए, बेटा जी क्या हो जाए, डेथ, टैम बोल जाए, वो अपने टेन्योर में, है ना, अपने टेन्योर में टैम बोल जाए, है ना, उनकी मृत्यु हो जाए बेटा, या फिर उनको कोई मेडिकल दिक्कत है तो वो गए 3-4 महीने के लिए अमेरिका अपना इलाज कराने के लिए, ठीक है ना, मेडिकल लीव पर हैं, मेडिकल लीव पर हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, या विदेश गए हैं, या कहां गए हैं, विदेश गए हैं, थोड़ा लंबा समय हो गया, विदेश गए, तो उपराष्ट्रपति कौन बेटा, उनकी जगह कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, वीपी लिख दे रही हूं शॉर्ट में, वाइस प्रेसिडेंट एज अ ऑफिशिएटिंग, पहले इंग्लिश में लिख लो फिर हिंदी में लिखा देती हूं, एज अ ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट काम करेगा, ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट काम करेगा, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। वो राष्ट्रपति है नहीं बेटा, ठीक है, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अब जैसे ये जो बालक बोल रहा था कि गर्लफ्रेंड चली गई इलाहाबाद, क्या करूं, तो भैया दिल तो तेरा तेरी गर्लफ्रेंड के लिए ही धड़कता था ना मेरे लाल। अभी जिसके साथ भी तुम समय बिताओगे, उसकी सहेली से ही बात कर रहे हो, उसे तुम एज अ ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट काम करवा रहे हो, यानी जब तक वो लौट के तुम्हारे जीवन में नहीं आ जाती तब तक के लिए तुमने उसको पोस्ट दे रखी है, बाद बाकी पोस्ट तो उसी की है, या नए इलेक्शन होंगे, ठीक है। ऐसे ही जो मित्र तुम्हें छोड़ के चला गया यूएसए, तो दूसरे नंबर का जो दोस्त था उसे तुम आजकल परम मित्र बनाए घूम रहे हो, उसको परम मित्र तुमने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था, तुम तो काम चला रहे हो बागड़ बिल्लो उससे, तुम तो उससे क्या कर रहे हो, काम चला रहे हो। एज अ वाइस प्रेसिडेंट को तुम एज अ प्रेसिडेंट काम करा रहे हो, ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट। तो हमेशा याद रखना, जगह पर, उस जगह पर चुनाव होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि कायदे में जगह खाली है, बेशक काम चलाने के लिए उपराष्ट्रपति महोदय को वहां लगा दिया गया है। याद रहेगा, याद रहेगा। ये समझ गए आपके राष्ट्रपति जी, ये राष्ट्रपति जी समझ गए। हाँ बिल्कुल, जिया कह रही हैं अब ऐसे में, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ये बात कही गुड़िया ने मेरी ने, अरे मेरा बच्चा, अब ये जो उपराष्ट्रपति जी,
ये जो उपराष्ट्रपति जी यानी वाइस प्रेसिडेंट साहब राष्ट्रपति जी के रूप में काम कर रहे हैं, तो यहां नोट में ही तीसरा पॉइंट डाल लेना। तीसरा पॉइंट, वीपी को, वाइस प्रेसिडेंट को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सभी में वेतन और भत्ते राष्ट्रपति वाले मिलते हैं। वेतन व भत्ते कैसे वाले मिलते हैं? राष्ट्रपति वाले मिलते हैं। कैसे? राष्ट्रपति वाले मिलते हैं। तो वेतन और भत्ते कैसे, कितने मिलेंगे? वो मिलेंगे जो राष्ट्रपति जी को मिलते थे। राष्ट्रपति भवन में रहेंगे, मस्त खाएंगे पिएंगे, वो सैलरी भी वही वाली मिलेगी, ठीक है, अलाउंसेस भी वही वाला मिलेगा, कहीं कोई दूर दूर तक दिक्कत ही नहीं है, खूब पैसा बढ़िया तरीका से आएगा, ठीक है। लेकिन ये मौज कितने महीने तक रहेगी? ये मौज रहेगी केवल 6 महीने तक, क्योंकि बेटा 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने। अच्छा, अगर उपराष्ट्रपति भैया का मन करे कि मैं ही इस पोस्ट के लिए आ जाऊं, तो फिर उनको अपनी वाइस प्रेसिडेंट वाली पोस्ट छोड़ के और इस राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा जी? इस राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए उनको फिर ऐसे में क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ऐसा हुआ है, मैं बताऊंगी, ठीक है। वीवी गिरी के समय पे ऐसा हुआ है। पूरी हिस्ट्री जब बता रही होंगी तो यही बात बताऊंगी और यही एक एग्जाम्पल पकड़ाऊंगी आपको, ये बात याद रखना। हाँ, और अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं। ऐसा भारत में केवल एक ही बार हुआ है, वो हुआ था मोहम्मद हिदायतुल्ला जी आए थे। उसकी पूरी कहानी क्या है? जाकिर हुसैन साहब प्रेसिडेंट थे, उनकी हो जाती है डेथ, ठीक है, उनकी हो जाती है डेथ, प्रेसिडेंट साहब की हो जाती है डेथ। वीवी गिरी उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, तो वो एज अ ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट काम करते हैं, पर उनको लगता है यार 6 महीने बाद तो कोई और राष्ट्रपति बनेगा। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन जैसे ही अनाउंस होते हैं, वीवी गिरी साहब जो कि उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे और एज अ ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट काम कर रहे थे, वो वाइस प्रेसिडेंटशिप भी छोड़ देते हैं और किस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले लेते हैं। अब यार न तो अब राष्ट्रपति जी के पद पर काम करने के लिए उपराष्ट्रपति जी होने चाहिए, वो भी छोड़ के चले गए। तो अब ऐसे में कौन आएगा? तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, ठीक है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय कौन? मोहम्मद हिदायतुल्ला। अकेले ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं भारत के जिन्हें एज अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के रूप में काम करने का मौका मिला है, ठीक है। तो फिर मोहम्मद हिदायतुल्ला जी ने काम किया था। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि जब तक वीवी गिरी, फिर इलेक्शन हुए उसमें वीवी गिरी साहब जीत गए थे, तो वो राष्ट्रपति बन गए थे और फिर ये जो आपके सीजेआई थे, इन्होंने एज अ उपराष्ट्रपति काम करवाया था। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये मामला चलता है, ठीक, समझ पाए ना इस बात को? कहीं कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ये किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई इस बात को समझने में? आ जाओ, अब समझते हैं किसके बारे में? उपराष्ट्रपति भैया के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के सामने। तो राष्ट्रपति के बारे में सारे आर्टिकल याद होने चाहिए, 52 से लेकर, कहां से लेकर बताया? 52 से लेकर 62 तक के, तो सारे सीक्वेंस में याद होने चाहिए। किसमें? सीक्वेंस में। अच्छा, अब देखो, दिव्यांशु ने एक केस रखा, अगर सीनियर मोस्ट जज भी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैं आपको अपने टीचर्स को हायरार्की में रखने के लिए बोल रही थी एग्जाम्पल देने में, तो मैंने एक चीज कही थी कि सोनवीर सर हम सब में सीनियर मोस्ट हैं, क्योंकि वो आरडब्ल्यूए के साथ सबसे पहले जुड़े हुए व्यक्तियों में से हैं। फिर अंकित भाई जुड़े थे, फिर नवीन सर वगैरह जुड़े, मैं तो अभी रिसेंटली, मुझे कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2 साल ही हुए हैं, ठीक है। तो और मेरे हिसाब से विपिन सर भी, विपिन सर और हम सब शायद एक साथ ही आए, विपिन सर और मैं, हम दोनों एक साथ ही आए, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो सीनियर मोस्ट, हम में से कोई तो सीनियर मोस्ट रहेगा ही ना हमेशा। अगर सोनवीर सर नहीं है तो फिर सीनियर मोस्ट कौन होगा? तो फिर अंकित चौधरी सर हैं, फिर अंकित चौधरी सर भी नहीं है तो फिर कौन है? फिर नवीन भाई हैं, फिर उसके बाद हम दोनों हैं। तो सीनियर मोस्ट तो हमेशा हर जगह पे रहेगा। तो अगर सीजीआई नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज तो होगा, कोई ना कोई तो होगा जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जो सबसे वरिष्ठतम होगा, ठीक है ना। मैम, वीपी वाला अपने पद से हटेंगे या नहीं? वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं
ऐसी सिचुएशन में जब एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट के काम जो करते हैं वो कौन करते हैं? वो वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है। तो उसकी जगह राज्यसभा का ही जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो काम निपटाता रहता है। उपराष्ट्रपति का पद कोई बहुत ज्यादा क्या काम है उपराष्ट्रपति का? कोई कभी सुना तुमने उपराष्ट्रपति नहीं है तो प्रपोजल रुक गया? अरे कोई ऐसा काम नहीं है। सिर्फ उसका एक ही काम है कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति है। वाइस जो प्रेसिडेंट है, ही और शी इज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो बस इतना ही है बेटा इसका काम, ठीक है। तो वो वहां नहीं बैठेगा तो कोई और बैठ जाएगा उसकी जगह, वाइस डिप्यूटी चेयरपर्सन बैठेगा, ठीक है, ठीक है। आ रही बात समझ में? आ जाओ। ना ऐसा नहीं है कि दो जगह का वेतन ले लोगे। अच्छा देखो, एक औलाद कह रही है दोनों जगह का वेतन मिलेगा क्या? ऐसे क्यों? अब जब तुम जिस पोस्ट पे काम कर रहे हो उसका वेतन मिलेगा। आ रही बात समझ में? आ जाओ। अब आ जाओ वाइस प्रेसिडेंट का, दो दो जगह तुम सरकार को लगा दो चूना है। आ जाओ, वाइस प्रेसिडेंट साहब का आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जैसे राष्ट्रपति भैया के लिए बात होती है। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होंगे ये कौन होंगे? ये आपकी राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, यानी कि ये आपके चेयरपर्सन होंगे किसके? राज्यसभा के। बाय डिफॉल्ट जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो राज्यसभा का चेयरपर्सन होगा। ये बिल्कुल ऐसे है बेटा, जब तुम्हारी शादी होगी गुड़ियाओं में से किसी की, तो आप किसी की पत्नी बनने के साथ साथ बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट सेटिंग है ये, आप बाय डिफॉल्ट किसी की भाभी बनोगी, किसी की चाची बनोगी, किसी की मामी बनोगी, किसी की ताई बनोगी, ठीक है, किसी की बहू बनोगी। ये हुआ ना? ऐसे ही जिस लड़के ने विवाह किया वो बाय डिफॉल्ट पति तो बनना चाह ही रहा था, पर वो किसी का दामाद बनेगा, किसी का जीजा बनेगा, ठीक है, किसी का साड़ू बनेगा, किसी का मौसा बनेगा, किसी का फूफा बनेगा, कुछ भी बनेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है। आर्टिकल 64 ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा? वो बनेगा राज्यसभा का चेयरपर्सन, वही होगा राज्यसभा का चेयरपर्सन। मेरी बात समझ गए? यही है आर्टिकल 64, यही पूछा जाता है और बालक इसी में कंफ्यूज हो जाता है। आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल 64 वो जो होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का चेयरपर्सन होगा। वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का क्या होगा? चेयरपर्सन होगा। ये बात कहते हैं राज्यसभा का पदेन। पदेन का मतलब ये पद उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ये पद उसको ऑटोमेटिकली मिलेगा। 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 कहता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे। मतलब अगर आर्टिकल 65 ये कहता है, वाइस प्रेसिडेंट को पावर देता है, इफ देयर इज नो प्रेसिडेंट इन द कंट्री, इन दैट सिचुएशन हु विल वर्क एज अ ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट। तो बात आती है ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब, लेकिन कितने दिनों के लिए? केवल 6 महीने के लिए, क्योंकि आर्टिकल 62 क्या कहता है कि 6 महीने से ज्यादा प्रेसिडेंट साहब की पोस्ट खाली नहीं छोड़नी, 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव कराने। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ, आ गई बात समझ में? अच्छा अच्छा, अब देखो, जब वो काम करेंगे एज अ प्रेसिडेंट तो उनको सैलरी और अलाउंसेस राष्ट्रपति वाले मिलेंगे। इनको अगर पद से हटाना है तो कैसे हटेंगे? बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह ही हटते हैं। वाइस प्रेसिडेंट साहब को भी पद से हटाना है तो कैसे हटाएंगे? राष्ट्रपति साहब की तरह ही हटाएंगे। आर्टिकल 66 क्या बताता है? उपराष्ट्रपति साहब का चुनाव कैसे होगा, इनके ब्याह में कौन कौन बारात में आएगा, तो कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड मेंबर, यानी सभी मेंबर। लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर लेंगे, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। इनके में कभी भी याद रखना, कभी भी किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे, विधान परिषद के भी भाग नहीं लेंगे और यूनियन टेरिटरी के सदस्य भी भाग नहीं लेंगे। यहां तक मेरी बात समझ लीजिए, यहां तक मेरी बात समझ लीजिए। फिर से आर्टिकल 63, भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होगा। 64, जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होगा? एज अ ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन होगा, पदेन सभापति होगा।
फिर बात आती है 65 की, क्या पावर रहती हैं इनकी, शक्तियां क्या रहती हैं। तो बोले जब देश के अंदर राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति जी एज अ राष्ट्रपति काम करेंगे, सैलरी मिलेगी इन्हें बढ़िया तरीके से, तब इन्हें पद से हटाना भी होगा तो बिल्कुल उसी तरीके से पद से हटाया जाएगा जैसे राष्ट्रपति जी को हटाया जाता है। 66 इनके चुनाव में कौन भाग लेगा, तो इनके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर भाग लेंगे, चाहे वो इलेक्टेड हैं चाहे नॉमिनेटेड हैं। कौन कौन भाग नहीं लेगा, विधानसभाओं के कोई मेंबर भाग नहीं लेते, यूनियन टेरिटरीज के कोई मेंबर भाग नहीं लेते, और विधान परिषद के भी कोई भाग नहीं लेते। यहां तक में बात समझ में आ गई। तो कल औलादों आगे बात करेंगे कहां से, 67 से लेकर और जगह तक। मेरी बात समझ में आ गई, ये इतना मुझे समझाना था, इतना तुम्हें रिवाइज करना है गुड्डा, और अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ये चीजें मैं जब बोलती हूँ तुम्हें पदेन सभापति, तो इसका मतलब इसीलिए ये एग्जाम्पल दिया है कि जैसे तुम्हारे पिताजी ने विवाह किया तुम्हारी माताजी से, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पिताजी कहलाए, ठीक है ना। तो पदेन सभापति, एक लेने के बाद, एक रिश्ता लेने के बाद बाकी रिश्ते मुफ्त में आए, तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद बनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मामला है, चलो कल करेंगे, ठीक है। चलो बताऊंगी बिट्टू विधान परिषद वाले कहां पार्टिसिपेट करते हैं और लोग मर रहे हो। अच्छा, जिंदा रखो बेटा, तुम लोगों को मत मारो।